नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका एक और नई शानदार क्लास में। जो भी मेरे साथी जो हैं वो शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित, प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित या रीट एग्ज़ाम से संबंधित साइकोलॉजी के बारे में अगर सोच रहे हैं तो मनोविज्ञान की एक बहुत ही शानदार क्लास और व्यक्तित्व मापन, मेजरमेंट और पर्सनैलिटी का ये दूसरा सेशन है। इससे पूर्व पूरा व्यवस्थित कंटेंट जिसके अंदर प्रक्षेपी विधियां जो हैं, प्रोजेक्टिव मेथड्स जो हैं, उनके बारे में अपन सारी चर्चा है वो इसके पिछली क्लास के अंदर कर चुके हैं। पहले उस क्लास को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद आप इस क्लास को देखेंगे तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही कारगर, बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इससे पहले प्रक्षेपी विधियों के अंदर अपन ने IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट, हरमन रोरसा का, इसके बाद में अपन ने यहाँ पर जो प्रसंगात्मक अंतर्बोध टेस्ट हेनरी मुरे का, उसके बाद में बाल अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बेलोक का, और उसके बाद में सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट यानी कि वाक्य पूर्ति परीक्षण जो है टेंडलर और पाइन का, इसके बारे में पूरा विवरण और इसके अलावा भी कुछ विधियां जैसे चित्रकुंठा परीक्षण वगैरह है उनके बारे में पिछले वीडियो के अंदर अपन देख चुके हैं, विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अब अपन आज की इस क्लास के अंदर व्यक्तित्व मापन की जो अप्रक्षेपी विधियां हैं, अप्रक्षेपी विधियां, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जिनके अंदर मुख्य रूप से प्रश्न से संबंधित या फिर कोई भी व्यक्ति विशेष है उस व्यक्ति की स्वयं की भावनाएं हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास है वो किया जाता है और व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी का मेजरमेंट किया जाता है। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन है वो वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए ताकि आप तुरंत उसका लुत्फ उठा सकें। तो देखिए, अप्रक्षेपी विधियों के अंदर आत्मनिष्ठ विधियां, उसके बाद में वस्तुनिष्ठ विधियां और मनोविश्लेषणात्मक विधियां, ये तीन प्रकार की विधियां हैं वो अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत रहती हैं। मुख्य रूप से आत्मनिष्ठ विधियों के अंदर क्या करता है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने बारे में स्वयं बताता है, ठीक है। आत्मनिष्ठ या फिर इनको अपन क्या कह सकते हैं, व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं वो भी कह सकते हैं, अर्थात सब्जेक्टिव मेथड्स इनको कहा जा सकता है। वस्तुनिष्ठ जो विधियां हैं ये मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव मेथड्स जो भी अप्रक्षेपी विधियां रहती हैं, और ये आपकी मनोविश्लेषणात्मक विधियां सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई। आज की इस क्लास के अंदर मुख्य रूप से अपन आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां इनके बारे में चर्चा करेंगे। मनोविश्लेषणात्मक विधियां हैं इनकी भी चर्चा है वो पूर्व की क्लास के अंदर हो चुका है। सिगमंड फ्राइड इनको अपन पूरा एक अलग क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, वीडियो है वो आपको चैनल के होम पेज के ऊपर मिल जाएगा। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के अपन देखेंगे सिगमंड फ्राइड का एक अलग से पूरा विस्तृत वीडियो जिसके अंदर सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत विकास से संबंधित, मन की अलग अलग स्तर और जो मुख्य रूप से अपन देखते हैं व्यक्तित्व के बारे में, इड, ईगो, सुपर ईगो, उनके बारे में जो सिगमंड फ्राइड ने विस्तृत चर्चा करी है तो उसके ऊपर अपना वीडियो है वो बना हुआ पड़ा है। और उसी में सिगमंड फ्राइड के द्वारा व्यक्तित्व के अध्ययन की जो विधियां हैं, मुक्त साहचर्य परीक्षण विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि और सम्मोहन विधि, इन तीनों विधियों की चर्चा है वो वहां पर की जा चुकी है। इसलिए इस वीडियो के अंदर अपन आज आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन इनके ऊपर ये देखते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है ये कि कौन सी विधि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई या प्रतिपादित की गई, जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है। तो आत्मकथा विधि, आत्मकथा विधि जो है इसके अंदर क्या करता है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने स्वयं के बारे में यानी ऑटोबायोग्राफी है वो लिखता है, यानी अपनी जीवनी है वो मुख्य रूप से लिखता है। इसका जो आधारी यानी कि मुख्य रूप से इसका जो कॉन्सेप्ट दिया वो जॉन लॉक के द्वारा दिया गया, लेकिन विस्तृत कार्य है वो मुख्य रूप से विलियम वोंट और टिचनर, विलियम वोंट के ही शिष्य टिचनर, उनके द्वारा किया गया। तो जनक जो है उनका श्रेय किसको जाता है, विलियम वोंट और टिचनर को जाता है। उसके बाद में प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनरी मेथड, इसकी शुरुआत यानी इसका आदि जनक जो है वो सुकरात माना जाता है। प्रश्नावली विधि को सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है, और जनक के रूप में अगर श्रेय जाता है तो वो किसको जाता है, यानी इसको आगे बढ़ाने का, मुख्य रूप से विकसित करने का, डेवलप करने का जो कार्य किया वो वुडवर्थ के द्वारा किया गया। उसके बाद में जीवनवर्थ या जीवन इतिहास या व्यक्ति इतिहास विधि,
या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मुख्य रूप से अपने जीवन के बारे में व्याख्या करना, केस स्टडी मेथड है वो इसको कहा जा सकता है। ये मुख्य रूप से जीवन के बारे में किसने बताया, टाइडमैन ने बताया, तो जनक इसके कौन हो जाएंगे, टाइडमैन हो जाएंगे। उसके बाद में साक्षात्कार विधि, तो साक्षात्कार के लिए टेबल किसने डाली, डार्ले ने। साक्षात्कार के लिए टेबल किसने डाली, डार्ले ने। तो जनक कौन हो जाएंगे साक्षात्कार विधि के, यानी कि इंटरव्यू मेथड है उसके अंदर डार्ले इसके जनक हो जाएंगे। तो ये जनक की बात हुई यहाँ पर। फिर अपन वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव मेथड्स के अंदर आते हैं। तो निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन या बहिर्दर्शन विधि, ये जेबी वाटसन के द्वारा दी गई। प्रतिपादक हैं वो कौन होंगे, वाटसन होंगे। जो निरीक्षण किया जाता है, वो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, वो वाट एंड वाई का किया जाता है, क्यों कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो वाटसन याद रह जाएगा, है ना, वाई एंड वाट, वाटसन निरीक्षण। इसके बाद में निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल, इस विधि का जनक गाल्टन और गाल्टन के सहयोगी जो रहे वो लिंकर्ट और थ्रस्टन, ठीक है। तो ये याद रखना होगा। निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल विधि जो है ये किसके द्वारा, गाल्टन के द्वारा, और लिंकर्ट एवं थर्स्टन हैं वो इनके सहयोगी रहे। उसके बाद में समाजमिति विधि के अंदर जेएल मोरेनो, ठीक है, या जेकब मोरेनो। इसके अलावा जो खेल और नाटक विधि है उसके अंदर भी जेएल मोरेनो ही आते हैं। फिर निष्पादन विधि, निष्पादन परीक्षण जो आता है मुख्य रूप से व्यक्तित्व मापन का, ये किसके द्वारा, हॉर्टसन और मे के द्वारा। उसके बाद में परिस्थिति परीक्षण यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग टेस्ट किया जाता है। अलग अलग परिस्थितियां सामने लाई जाती हैं, उन परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति है वो किस प्रकार का व्यवहार करता है उसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। और उसके बाद में शारीरिक परीक्षण यानी कि शरीर की जो गतिविधियां हैं कि सामने, जैसे मान लीजिए कि अचानक घबरा जाने की स्थिति है, या फिर जैसे अपन यूँ कहें कि सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है जिसके अंदर व्यक्ति उचित व्यवहार नहीं कर पा रहा है, जैसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट का न कर पाना, है ना, जैसे नाखून चबाना, ठीक है, होठों को चबाना, इस तरह की ये जो घटनाएं हैं वो क्या करती हैं, लो कॉन्फिडेंस को अभिव्यक्त करती हैं। तो व्यक्तित्व का परीक्षण है वो इस तरह से भी किया जाता है। तो ये दो तरह की विधियां, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, इनकी चर्चा अपन आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं बिना किसी देर के, और स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, तो सबसे पहले आत्मनिष्ठ विधियां जो हैं, आत्मनिष्ठ विधियों को क्या कहा जाता है, व्यक्तिनिष्ठ विधियां भी कहा जाता है, यानी कि सब्जेक्टिव मेथड इनको कहा जाता है। अब व्यक्तिनिष्ठ विधियां या आत्मनिष्ठ विधियां जिनके अंदर मुख्य रूप से जिसके ऊपर परीक्षण किया जाता है, जिसके व्यक्तित्व का व्यवहार का टेस्ट किया जाता है, वो अपने बारे में स्वयं बताता है, किसको, परीक्षक को या शोधकर्ता को। तो देखिए, आत्मकथा विधि या इसको अंतःदर्शन विधि, ठीक है। आत्मकथा एक है, देखो, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। तो निरीक्षण दूसरा व्यक्ति करेगा, अवलोकन ऑब्जर्वेशन दूसरा व्यक्ति करेगा, उसको कहा जाता है बहिर्दर्शन। आगे पढ़ेंगे अपन, जो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं उनके अंदर आएगा वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रकार, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पर क्या है, आत्मकथा विधि यानी अंतःदर्शन, अपने बारे में, स्वयं के बारे में जानने की कोशिश की जाती है यहाँ पर, या आत्मनिरीक्षण, ठीक है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन या ऑटोबायोग्राफी। इसके विचारक सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया, जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने का और इसको पॉपुलर करने का जो श्रेय दिया गया, यानी कि जनक के रूप में श्रेय दिया गया, वो विलियम वुंट और टिचनर। मुख्य रूप से अपन यूँ याद रख सकते हैं कि किसी टीचर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, शिक्षक ने, टीचर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, इस तरह से याद रख सकते हैं पर इसको टिचनर को जोड़ करके। और विलियम वुंट तो टिचनर के भी गुरु हैं, तो ये इनके साथ आएंगे ही आएंगे। इस विधि के अंदर होता कैसे है, व्यक्तित्व की पहचान कैसे होती है, तो इस विधि में व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं यानी खुद क्या क्या कर रहा है और कार्य के आधार पर ही क्या होता है, व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो स्वयं की क्रियाओं और कार्यों का ही क्या करता है, अध्ययन करता है, ठीक है। किसी के द्वारा जैसे आत्मकथा लिखी जाती है, अपनी जीवनी लिखी जाती है, जैसे महात्मा गांधी के द्वारा अपने कार्यों का ही और अध्ययन करने के लिए सत्य के प्रयोग जैसी जो घटनाएं हैं, यानी कि अलग अलग जो पुस्तकें हैं वो उनके द्वारा लिखी गई। तो अलग अलग ऐसे लेख जिनके अंदर वो अपने ही कार्यों का क्या करता है, उल्लेख करता है, और उन कार्यों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का और उनके कृतित्व का, यानी कैसा कार्य किया, उन सभी का उसमें लेखा जोखा आ जाता है। तो ये आत्मकथा या अंतःदर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि
मुख्य रूप से विलियम वुंड और टिश्नर, और सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी अपने ही बारे में बताना, ये सब इस आत्मकथा विधि के अंतर्गत रहता है। इसके बाद बात करते हैं आत्मनिष्ठ विधियों के अंदर ही मुख्य रूप से दूसरी क्वेश्चनरी मेथड यानी कि प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि को कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रश्नावली विधि है वही एक माध्यम है किसका, एग्जाम का। वही माध्यम किसका होता है, एग्जाम का होता है, परीक्षा का होता है। परीक्षा के अंदर प्रश्नावली विधि है वही काम में ली जाती है, इसलिए। और परीक्षा है वो किसकी सहायता से होती है, पेपर पेंसिल, कागज पेंसिल या पेपर पेंसिल के आधार पर होती है, उनके द्वारा होती है। तो इसका अन्य नाम है वो क्या हो जाएगा, कागज पेंसिल या पेपर पेंसिल विधि भी हो जाएगा। या फिर प्रश्नावली विधि को ही सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, क्योंकि इसके आदि जनक जो हैं वो क्या हैं, ग्रैंडफादर जो हैं वो कौन हैं, सुकरात हैं, यूं कह सकते हैं अपन। और फिर इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो वुडवर्थ माने जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर मुख्य रूप से वुडवर्थ प्रश्नावली विधि के जनक के रूप में और आदि जनक के रूप में सुकरात। और वुडवर्थ ने क्या किया, प्रश्नावली विधि के जनक क्यों माने जाते हैं, तो इनकी सूची में इनकी जो मुख्य रूप से प्रश्नों की एक इंडेक्स थी, उस इंडेक्स के अंदर कितने प्रश्नों को शामिल किया गया, तो 115 प्रश्नों को शामिल किया गया। कितने प्रश्न, 115 प्रश्न। ये चीज़ याद रखने वाली बात है। अब प्रश्नावली विधि के अंदर अपन सभी जानते हैं बहुत सारे विद्यार्थियों की और एक साथ एग्जाम है वो कंडक्ट करवाई जा सकती है, यानी कि प्रश्नावली विधि के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों का भी, एक व्यक्ति का भी या एक से अधिक व्यक्तियों का भी क्या किया जा सकता है, व्यवहार और व्यक्तित्व है उसका अध्ययन है वो संभव है। तो बहुत सारे व्यक्तियों का एक साथ व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त विधि है वो कौन सी है, प्रश्नावली विधि है। इसके बाद में आगे चलें अपन, तो क्या होता है, देखो प्रश्नावली विधि है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। प्रश्नावली कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। बस ये चीज़ें, ये नाम ध्यान में रहना जरूरी है, नाम के बाद में इनका विवरण है वो तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। तो देखिएगा कौन कौन सी हैं 4 प्रश्नावली। तो पहला बंद या फिर प्रतिबंधित प्रश्नावली, क्लोज्ड क्वेश्चनरी। इसमें क्या होता है कि जो उत्तर देने वाला है उसको उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। जैसे यूं कह दिया जाए, अपन यूं कहें कि किसी का एक्सीडेंट होने पर आप उसे हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे या नहीं, तो या तो कहेगा हाँ या कहेगा ना, और उसके पास में कोई भी जवाब देने के लिए कोई विकल्प नहीं है। तो मुख्य रूप से ऐसा यानी सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं। यानी मुख्य रूप से जब आंसर देने वाला, जिसके व्यक्तित्व का जांच की जा रही है, परीक्षण किया जा रहा है, मापन किया जा रहा है, वो आंसर देने के लिए 2 ही विकल्प में क्या है, बाध्य है, प्रतिबंधित है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, क्या कहेंगे अपन, बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली कहा जाएगा। इसमें हाँ या ना में ही क्या करना पड़ेगा, सामने वाले व्यक्ति को उत्तर देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद में अपन दूसरी मेथड यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरी मेथड अपनी क्या निकल करके आती है, खुली प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनरी। इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को, सामने वाले बालक को क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन के ऊपर वो अपने बारे में स्वतंत्र रूप से, जैसे अपन यूँ कहें कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, तो अब वो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग अपने विचार जो हैं, अपने मौलिक विचार हैं, उनको वो स्वतंत्र रूप से लिखेगा, ठीक है। अपन क्वेश्चन दे रहे हैं कि यदि आप भारत देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, अब वो अपने स्वतंत्र जवाब देगा। तो इसमें क्या होता है, खुली प्रश्नावली के अंदर उत्तर लिखने के लिए जो बालक होता है या जिसके ऊपर, जिसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाना होता है, वो उत्तर लिखने के लिए स्वतंत्र होता है। इसके बाद में सचित्र प्रश्नावली। इसके अंदर क्या रहेगा कि मुख्य रूप से सामने कोई भी डायग्राम बनाया जाएगा, कोई भी चित्र बनाया जाएगा, और चित्र के आधार पर कहा जाएगा कि आपको ये चित्र देख करके और कैसा महसूस हो रहा है, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं। तो वो अपने विचारों को क्या करेगा, चित्र को देख करके, और जो चित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कई बार अपन यूँ देखते हैं कि 2 डायग्राम दिए हुए होते हैं अलग अलग, 2 डायग्राम देकर कैसे कहा जाता है कि ऊपर और नीचे दिए गए जो डायग्राम हैं उनमें आपको 4, 5, 6 अंतर छांटने हैं। तो उन अंतर कहाँ कहाँ अंतर हैं उसको देखकर उस चित्र से संबंधित प्रश्नों के वो क्या देता है, आंसर देता है। तो ये सचित्र प्रश्नावली इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद में है मिश्रित, मिक्स्ड
क्वेश्चनरी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ हाँ ना वाले प्रश्न हो सकते हैं, कुछ निबंधात्मक हो सकते हैं, कुछ चित्रों वाले हो सकते हैं। जैसा अपन नॉर्मली यूँ देखते हैं कि जो अपनी क्लास एजुकेशंस होती हैं 12वीं क्लास तक, 10वीं 12वीं क्लास जो होती हैं, वहाँ तक जो प्रश्न पत्र बनता है उसके अंदर बहुविकल्पी प्रश्न भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, उनके अंदर सत्य असत्य वाले प्रश्न भी होते हैं, उनके अंदर रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी होते हैं, उनके अंदर निबंधात्मक प्रश्न भी होते हैं, उनके अंदर चित्र देख करके और चित्र के बारे में विवरण करना भी होता है। तो वो जो पूरा क्वेश्चन पेपर बना हुआ है उसमें इन सभी का क्या है, मिश्रण है। तो उस प्रश्न पत्र को अपन जो 10वीं बोर्ड 12वीं बोर्ड के या लोकल एग्जाम के जो प्रश्न पत्र हैं उनको अपन क्या कह सकते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चनरी कह सकते हैं, मिश्रित प्रश्नावली उसको कह सकते हैं। तो मिश्रित प्रश्नावली के अंदर ये तीनों टाइप है वो क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ प्रश्नावली विधि है, प्रश्नावली विधि के चारों प्रकार बहुत ही अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ गए होंगे और इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आगे आपका गलत नहीं होगा। आगे बात करते हैं अपन, तो तीसरी विधि, ठीक है, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण के बाद में प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि के बाद में तीसरी विधि जो आती है वो है जीवन वृत्त, यानी कि जीवन के बारे में लिखना, या जीवन गाथा, अपने जीवन के बारे में संपूर्ण बताना, या जीवन इतिहास, या व्यक्ति का इतिहास, या इसको कहा जाता है, इसका जो प्रचलित पॉपुलर नेम है वो क्या है, केस स्टडी मेथड। ठीक है, केस स्टडी मेथड के अंदर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है वो क्या करता है, अपने जीवन के बारे में स्वयं बताता है या फिर उसके आस पड़ोस से, उसके मित्रों से, उसके रिश्तेदारों से व्यक्ति के बारे में क्या किया जाता है, जाना जाता है, और उसके पूरे के पूरे व्यक्तित्व की व्याख्या है वो उसके जीवन इतिहास से संबंधित होती है, जुड़ी हुई होती है। अब देखो, कोई भी केस है वो क्या होता है, टाइट होता है, केस तो टाइट ही होगा। तो क्या कहेंगे अपन, केस स्टडी मेथड टाइडमैन। केस स्टडी मेथड किसके द्वारा दी गई, प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक यहाँ पर हो जाएंगे टाइडमैन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इस विधि में किया क्या जाएगा, जन्म से लेकर वर्तमान तक, यानी जिस समय करंट में स्टडी की जा रही है, व्यक्तित्व की का परीक्षण किया जा रहा है, मापन किया जा रहा है, उस समय तक के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। अब उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में या तो उससे स्वयं से जाना जा सकता है, कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर स्वयं अपने बारे में हो सकता है सही सही ना भी बताए। तो इसके अंदर पारदर्शिता रखने के लिए और मुख्य रूप से क्या करेंगे, परिवार के व्यक्तियों से या उसकी मित्र मंडली से, सबसे अच्छा सोर्स है मित्र मंडली, केस स्टडी मेथड है उसके अंदर मित्र मंडली, उसके बाद में रिश्तेदार, समाज, ठीक है, आदि समाज के व्यक्तियों आदि से क्या करी जाती है, जानकारी जुटाई जाती है, और जो जानकारी अपने को मिलती है उस जानकारी के अकॉर्डिंग व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या करी जाती है कि इसका व्यक्तित्व है वो इस लेवल का है, अर्थात व्यक्तित्व का मेजरमेंट या मापन यानी कि निर्धारण किया जाता है। अब ये विधि कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण है, तो मुख्य रूप से कोई भी अपराधी व्यक्ति है तो वो अपराधी व्यक्ति, क्रिमिनल टाइप का कोई भी व्यक्ति है तो वो अपराधी दुनिया में कब आया, कैसे आया, क्यों आया, ये सब जानने के लिए उसके इतिहास को पता करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपराधी प्रवृत्ति और उस अपराधी प्रवृत्ति के कारण का पता लगाना मुख्य रूप से इस विधि के अंदर इस विधि का मुख्य गुण है, या यूँ कहें कि इस कार्य के लिए, अपराधी प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए ये विधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सहायक है। मनोरोगों का पता लगाने के लिए, कोई मानसिक विकृति है तो मानसिक विकृति किस वजह से आई, कब से आई, कब तक सही था, कब के बाद में क्या व्यवहार हुआ, इन सभी का पता भी लगाया जा सकता है। और इन सभी घटनाओं के, मनोरोग या अपराधी प्रवृत्ति, कुसमायोजित व्यक्ति, तो उसके समायोजन का, कुसमायोजन का या अपराधी प्रवृत्ति में जाने का कारण क्या है, उस कारण को जान लेना। कारण को जानना क्या है, निदान है। ठीक है, तो निदानात्मक कार्य के लिए, और जो कारण जान लिया उसके बाद में अपराध प्रवृत्ति में कोई व्यक्ति घुस गया या मनोरोग से पीड़ित कोई व्यक्ति है, उसका कारण जान लेने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। तो उपचारात्मक कार्य जो हैं उनमें भी ये विधि क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण, उपयोगी साबित होती है, सहयोगी साबित होती है। तो निदानात्मक और उपचारात्मक यानी कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, इन दोनों ही कार्यों के लिए ये विधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इसके बाद अपन बात करें आगे, तो साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार। अब साक्षात्कार विधि के अंदर क्या होगा, इंटरव्यू के अंदर क्या होगा, मुख्य रूप से आमने सामने बैठा जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए क्या करी, टेबल डाली, डार ले,
प्रवर्तक या जनक कौन आ जाएंगे? डार्ले, और डार्ले कहाँ के? अमेरिका के। तो इस विधि यानी इंटरव्यू मेथड है, उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? अमेरिका से मानी जाती है। यानी इंटरव्यू मेथड है वो सबसे पहले कहाँ अप्लाई किया गया? अमेरिका के अंदर। अब इंटरव्यू के अंदर होता क्या है? इंटरव्यू के अंदर आपस में वार्तालाप होती है, और वार्तालाप के अंदर जो चीज़ें बाहर निकल के आती हैं उसी के द्वारा व्यक्तित्व का शोध होता है, यानी व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। अब इंटरव्यू है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि एक तो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन है वो पहले से तय है कि यही क्वेश्चन है वो व्यक्ति को सामने वाले को पूछने हैं, या फिर क्वेश्चन है वो उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हूबहू यानी कि असुरक्षित होते हैं, उसी समय क्वेश्चन है वो बनाए जाते हैं, या फिर जैसा जवाब सामने वाला दे रहा है उसी जवाब से कोई क्वेश्चन है वो निकल करके आता है, नया क्वेश्चन। तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है वो कितने प्रकार का? दो प्रकार का। यानी इंटरव्यू मेथड दो टाइप में, एक नियंत्रित कंट्रोल्ड, यानी कि जो दायरा तय है उस दायरे से बाहर इंटरव्यू नहीं जाएगा, यानी कि औपचारिक फॉर्मल हो गया ये, ठीक है, सब कुछ फिक्स है पहले से। इसमें पूर्व निर्धारित प्रश्न ही पूछे जाते हैं, नया क्वेश्चन है वो इंटरव्यूअर नहीं बनाते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं वो, यानी कि यूं कह सकते हैं अपन कि जो साक्षात्कार कर रहा है, जो शोध कर रहा है व्यक्तित्व का, वो पहले से अपने क्वेश्चन निर्धारित करके लाएगा और उन क्वेश्चंस को ही पूछेगा। तो पूर्व निर्धारित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, तो फिर पूरे निर्धारित क्वेश्चन है तो फिर ये क्या है? कंट्रोल्ड है, यानी कि औपचारिक है। दूसरा होता है अनकंट्रोल्ड, यानी कि अनियंत्रित या अनौपचारिक, यानी कि इनफॉर्मल इंटरव्यू। इसमें प्रश्न है वो पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। इसमें क्या करता है? इंटरव्यू लेने वाला जो साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता वो दोनों आमने सामने बैठते हैं, जैसी सिचुएशन सामने निकल करके आती है, जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होते ही कोई व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन ही दे रहा है, अब उस इंट्रोडक्शन में जिस जगह का नाम उसने लिया उस जगह की कोई चीज़ फेमस है, तो उस जगह की कोई चीज़ फेमस है तो वो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। अब वहीं उस व्यक्ति की जगह ही, इंटरव्यू देने वाले की जगह कोई दूसरे स्टेट का, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट आया हुआ होता तो उसके लिए वो क्वेश्चन नया बन जाता। इसका मतलब क्वेश्चन फिक्स नहीं था। तो कहने का मतलब क्वेश्चन पहले से फिक्स नहीं होते हैं, जबकि उसी समय सामने इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति जैसे जैसे जवाब दे रहा है उन जवाबों से क्वेश्चन निकल सकते हैं, या फिर इंटरव्यू लेने वाला है वो अपनी मानसिकता के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो भी पूछ सकता है। अब ऐसा जब इंटरव्यू होगा तो उसमें ओरिजिनलिटी होगी, वास्तविकता होगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा उपयुक्त होता है, यानी कि नियंत्रित या औपचारिक इंटरव्यू से ज़्यादा बेहतर कौन सा होता है? अनियंत्रित या अनौपचारिक इंटरव्यू है, इनफॉर्मल इंटरव्यू है, वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौन सा इंटरव्यू ज़्यादा बेटर होता है? तो अनौपचारिक, इनफॉर्मल। प्रवर्तक डार्ले। उसके बाद में अपन नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो नेक्स्ट मेथड के अंदर आती हैं अपनी वस्तुनिष्ठ विधियाँ, ठीक है। वस्तुनिष्ठ विधियाँ, ये चार विधियाँ देख चुके अपन, है ना। तो देखिए मुख्य रूप से क्या है, जो आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं उनके अंदर चार मेथड। अब अपनी वस्तुनिष्ठ विधियाँ आती हैं। वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर, इनके अंदर मुख्य रूप से क्या किया जाएगा? अवलोकन किया जाएगा, ठीक है। तो निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण या बहिर्दर्शन। एक जो देखो क्या थी अपनी आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि है वो अंतर्दर्शन विधि थी, आत्मनिरीक्षण विधि थी। अपना जो व्यक्तित्व है उसको खुद बताता बाहर, है ना। अपनी जो जीवनी है उसके बारे में, जैसे जीवनवर्त या जीवन इतिहास विधि देखी तो उसके अंदर भी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई समाज का दूसरा व्यक्ति बताता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ हो सकता है कि जिसका अवलोकन किया जा रहा है उसको तो पता ही नहीं चले और उसका क्या हो जाए, अवलोकन हो जाए, उसका ऑब्जर्वेशन हो जाए। तो बहिर्दर्शन विधि यानी कि बाहर से कोई व्यक्ति है वो क्या करता है? अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। तो ये ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण क्यों किया जा रहा है? व्हाट एंड व्हाई। तो याद रह जाएगा आराम से, निरीक्षण या बहिर्दर्शन वाटसन के द्वारा। जनक कौन है? वाटसन। इसमें क्या रहेगा, किसी एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं का, यानी उसके व्यवहार का, उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करेगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवलोकन या निरीक्षण कहलाती है, यानी कि ऑब्जर्वेशन कहलाती है। अब ऑब्जर्वेशन भी जिस प्रकार से इंटरव्यू दो प्रकार का था, औपचारिक और अनौपचारिक, वही प्रक्रिया यहाँ पर है। अवलोकन भी दो प्रकार का है, औपचारिक और अनौपचारिक। जैसे औपचारिक क्वेश्चनरी के अंदर अपन ने देखा था
कि क्वेश्चन पहले से निर्धारित होते थे, यहाँ पर भी जो जिसका अवलोकन किया जाना है उसको पहले सूचना दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी स्कूल के अंदर और निरीक्षण होना है, बाहर से कोई टीम आनी है, बोर्ड की टीम आनी है, पहले सूचना मिलती है, ठीक है, पहले सूचना मिलती है। मुख्यतः जब कोई जैसे मान लो ऑफिशियल वर्क का वहाँ पर ऑब्जर्वेशन होना है तो फाइलें वगैरह सभी तैयार मिलें, केस बुक वगैरह तैयार मिलें, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, वो तो वहाँ पर पहले सूचना होती है। कई बार स्कूल में कोई गड़बड़ी पाई जा रही है और उसकी कोई शिकायत हो गई है तो वहाँ पर क्या होता है, औचक निरीक्षण होता है, यानी अचानक से जो अधिकारी वगैरह हैं वो स्कूल में पहुँचते हैं, उसके बारे में पहले कोई सूचना नहीं होती। तो इस तरह के दो अवलोकन हो गए कि नहीं हो गए, यूँ अपन कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो पूर्व घोषित या औपचारिक अवलोकन, तो पूर्व सूचना के बाद में क्या किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, जानकारियाँ जुटाई जाएंगी और जानकारियाँ जुटा करके और व्यक्ति विशेष जिसका अवलोकन किया जा रहा है उसके व्यक्तित्व, उसके व्यवहार का अवलोकन किया जाएगा, उसके व्यवहार की व्याख्या की जाएगी। और दूसरा क्या हो सकता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है क्या, मेरे व्यक्तित्व का मापन हो रहा है क्या, और उसे बिना सूचना के ही और उसका अवलोकन कर लिया जाता है। तो यहाँ पर बिना सूचना के, देखो यहाँ पर जब पहले से सूचना दी जाएगी तो फिर उस इंटरव्यू के लिए सामने, उस अवलोकन के लिए अवलोकन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए सामने वाला ऑब्जर्वेशन जिसका किया जा रहा है वो पहले से तैयार हो जाएगा, ठीक है, अवेयर हो जाएगा वो। और यूँ कहें कि इसमें बनावटीपन हो सकता है, ठीक है, लेकिन पहले से घोषित नहीं है तो उसमें अवलोकन किया जा रहा है तो सामने वाला है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ओरिजिनल सिचुएशन के अंदर सामने आएगा और जो अवलोकन करता है वो अवलोकन करके निकल लेगा। तो व्यक्तित्व की वास्तविकता है वो यहाँ से निकल करके सामने आती है। तो ज़्यादा बेटर कौन सा है, यहाँ पर भी अनौपचारिक अवलोकन है या अनौपचारिक निरीक्षण है, वो क्या है, ज़्यादा बेटर है। अब इसके अंदर क्या होता है, कई बार जो ऑब्जर्वेशन करता होते हैं वही क्या करते हैं, विश्वसनीयता के अंदर यहाँ पर कमी आती है, बनावटीपन यहाँ पर आ सकता है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार है वो यहाँ पर ही हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जैसा मैंने वो स्कूल निरीक्षण वाली वो बातें बताई, तो वहाँ पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक पूरी योग्यता रखते हुए भी और अवलोकन के अंदर उसको कमतर आंक लिया जाए, और एक ज़्यादा कम योग्यता रखने वाला है उसको ज़्यादा मान आंक लिया जाए, और जो ज़्यादा योग्यता रखने वाला है उसको कमतर आंक लिया जाए। ऐसे अपोजिट यानी कि पक्षपात होने की संभावना भी इसके अंदर ही बनती है। निरीक्षण के अंदर बाहर से कोई अवलोकन करता है उसके अंदर ऐसा होता है। और कई बार अपन अपने आसपास देखते हैं, जैसे कोई भी कार्य चल रहा है ना, अपने गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर कोई कार्य कर रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, उसमें घटिया सामग्री यूज होती है और उसका ऑब्जर्वेशन करके भी उसको ओके कर दिया जाता है। तो ये क्या है, ये विश्वसनीयता की कमी ही है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार ही है। तो ये सभी चीज़ें हैं वो ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत ही आती हैं, बहिर्दर्शन विधि के अंतर्गत ही आती हैं। आगे अगर अपन बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर, दूसरी विधि निर्धारण मापनी या फिर रेटिंग स्केल, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो निर्धारण है वो किसके द्वारा, गाल्टन के द्वारा सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग किया गया, और सहयोगी कौन रहे, लिंकर्ट और थ्रस्टन रहे। अब जो निर्धारण मापनी है, इनके अंदर पंच बिंदु मापनी यानी कि 5 बिंदुओं का मापन है वो मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। व्यक्तित्व का निर्धारण करते समय, रेटिंग देते समय, ठीक है, रेटिंग देते समय, और 5 बिंदुओं का अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। देखिए क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कि वही अपन यूँ माने कि जैसे कोई असहाय व्यक्ति है वो अपने को मिला और उसको देख करके, जैसे मान लो कि एक्सीडेंट के अंदर, रोड एक्सीडेंट के अंदर कोई व्यक्ति है वो घायल हो गया, अपन वहाँ पास में से गुजर रहे हैं, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, हम कहेंगे, जैसे यूँ कहें कि क्या आप उसको अस्पताल पहुँचाएंगे, अपन कहेंगे सर्वदा, यानी कि बिल्कुल, हमेशा। अगर ऐसी सिचुएशन हम देखेंगे तो बिल्कुल उसको हॉस्पिटल पहुँचाएंगे। ये अगर अपना जवाब जाता है तो फिर उसके व्यवहार को क्या मान लिया जाएगा, वहाँ पर उत्तम मान लिया जाएगा। अपन कहेंगे कि प्राय, यानी कि ज़्यादातर हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, कभी कभार हमारे बहुत अर्जेंट काम हुआ तो नहीं भी लेके जाएंगे, ऐसी स्थिति होती है तो उसके व्यक्तित्व को औसत से, एवरेज से अधिक माना जाएगा। इसके बाद में हमें ऐसी सिचुएशन मिली, रोड एक्सीडेंट मिला, और हम कभी कभी उसको ले भी जाएंगे और हो सकता है कभी नहीं भी ले जाएं, तो फिर उसके व्यवहार को या उसके व्यक्तित्व को क्या माना जाएगा, औसत माना जाएगा।
फिर अपन कहें कि बहुत कम, कि रेयर केस में हो सकता है हम उनको हॉस्पिटल पहुंचा दें, वरना तो हम तो नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा कंडीशन है तो उसके व्यवहार या व्यक्तित्व को अपन क्या मानेंगे, औसत, या जो अध्ययन करता है वो क्या मानेगा, औसत से कम मानेगा। और हम कहेंगे नहीं, कोई मरे तो मरे, जिए तो जिए, हम तो नहीं लेके जाएंगे, हम तो अपने काम से काम रखेंगे, तो फिर उसके वहाँ पर उसके व्यक्तित्व को क्या माना जाएगा, निकृष्ट यानी कि घटिया श्रेणी का माना जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में आप जिस तरह के जवाब देंगे उस जवाब के आधार पर आपके व्यवहार को क्या माना जाएगा, उत्तम या औसत से अधिक। यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि रेटिंग है वो 5 प्रकार की हैं, व्यवहार है वो 5 प्रकार के आंके जाएंगे। तो एवरेज को बीच में माप लें। अब एवरेज से ज़्यादा या एवरेज से बहुत ज़्यादा उत्तम, फिर एवरेज से कम या एवरेज से बहुत कम, तो फिर निकृष्ट हो गया। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, आराम से बीच में मिडिल स्टेज को पहले याद रखें, औसत, उसके बाद में औसत से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मतलब उत्तम, फिर औसत के नीचे औसत से कम और बहुत कम मतलब निकृष्ट। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, रेटिंग स्केल है उसकी 5 बिंदु मापनी को आराम से ध्यान में रख सकते हैं। अब जो रेटिंग स्केल यानी कि निर्धारण मापनी है वो मुख्य रूप से होती, देखो 5 बिंदु इसमें शामिल होते हैं, जबकि निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल है वो होती कितने प्रकार की है, 6 प्रकार की होती है, 6 टाइप की होती है, ये ध्यान में रहना जरूरी है। तो निर्धारण मापनी 6 प्रकार की कौन कौन सी हैं, उसके लिए एक ट्रिक जो मैंने मेरे दिमाग में सेट करी है, आप अपनी कोई नहीं कर सकते हैं, कि जैसे बाहर स्थित ग्राफ के अंक, बाहर स्थित ग्राफ के अंक क्रम चेक किए, बाहर स्थित ग्राफ के अंक क्रम कितने अंक थे, सीरियल उसके है ना, अंक क्रम चेक किए। ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने बाहर स्थित ग्राफ के अंक क्रम चेक किए। तो देखो बाहर स्थित ग्राफ के अंक क्रम चेक किए, यूं अपन ने एक ट्रिक बना ली, बाहर से बाह्य चयन, ये निर्धारण मापनी, बाह्य चयन मापनी इस प्रकार से, स्थित से स्थिति निर्धारण मापनी, फिर ग्राफ से ग्राफिक मापनी, फिर अंक से आंकिक निर्धारण मापनी, क्रम से क्रमिक निर्धारण मापनी और चेक से चेकलिस्ट मापनी। तो इस तरह से अपन 6 प्रकार की जो निर्धारण मापनी है वो बहुत ही आसान से याद हो जाएंगी और कभी नहीं भूलोगे। केवल एक ट्रिक कि बाहर स्थित ग्राफ के अंक क्रम चेक किए, बाहर स्थित ग्राफ के अंक क्रम चेक किए, यहीं पर याद हो जाएगा। बाहर से बाह्य चयन, स्थिति निर्धारण, ग्राफिक मापनी, आंकिक निर्धारण, क्रमिक निर्धारण और एक चेकलिस्ट, बहुत ही आसानी से याद होने वाली हैं। इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो तीसरी है समाजमिति विधि, है ना। समाजमिति विधि ये किसके द्वारा, जे.एल. मोरेनो के द्वारा दी गई। सामाजिक गुणों का मापन यहाँ पर किया जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो सामाजिक कार्यों के अंदर कितना पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, सामाजिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो सभी जानते हैं अपन समाज के अंदर किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के एंगल से जब देखा जाएगा तो आराम से समाजमिति विधि है वो हल हो जाएगा इसका क्वेश्चन। मेन ध्यान रखने वाली बात समाजमिति विधि, जे.एल. मोरेनो बस। फिर है निष्पादन परीक्षण या परफॉर्मेंस टेस्ट। इसके अंदर क्या किया जाता है कि सामने वाले को, जिसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर रहे हैं, उनको अपन कोई कार्य देंगे और उस कार्य का कितनी तल्लीनता के साथ में या कितनी ईमानदारी के साथ में उस कार्य का निष्पादन किया जाता है, कार्य को कंप्लीट किया जाता है, इस चीज़ के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाएगा। तो निष्पादन या परफॉर्मेंस हार्ट्सॉर्न और मेय, ठीक है, हार्ट्सॉर्न और मेय इनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया और इसमें कार्य में ईमानदारी के परीक्षण हेतु ये मुख्य रूप से निर्मित की गई थी। यानी कि किसी भी कार्य के अंदर क्या परफॉर्मेंस रहती है, कितनी ईमानदारी बरती जाती है, इसके आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद में 5वीं मेथड आती है वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर। तो शारीरिक परीक्षण विधि, शारीरिक के अंदर शारीरिक हाव भाव से व्यक्तित्व का मापन होता है। जैसा मैंने कहा कि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, अब उस क्वेश्चन का जवाब देते समय सामने वाला अगर बिल्कुल आई कांटेक्ट रखते हुए और जवाब दे रहा है, इसका मतलब ऊपर मानेंगे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा है, यानी कि वो जब भी किसी क्वेश्चन का जवाब देता है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में देता है। और अगर वो नज़रें चुरा रहा है, नाखून है उनको यूं काट रहा है ना, नाखून चबा रहा है, ऐसा, इसका मतलब जो उसका कॉन्फिडेंस है वो क्या है, लो है। तो ये चीज़ें यानी कि हाव भाव से अपन शारीरिक परीक्षण के द्वारा और व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। फिर है परिस्थिति परीक्षण, सिचुएशन के अकॉर्डिंग टेस्ट,
कि जैसे कोई भी सामने अचानक कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिसके अंदर बिल्कुल पेशेंस बरतने की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है, सामने वाला वहाँ पर धैर्य बरत पा रहा है या नहीं बरत पा रहा है, वो धैर्य खो रहा है, ऐसी स्थितियाँ। या फिर जैसे मान लीजिए कि कोई सामूहिक सामाजिक कार्य है, उसमें लीडरशिप की आवश्यकता है, तो सामने वाला व्यक्ति है वो जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर अपन किसी को मॉनिटर बनाते हैं, अब अगर उस मॉनिटरिंग के कार्य को वो उचित तरीके से निभा पा रहा है, नेतृत्व कर पा रहा है, इसका मतलब उसके व्यक्तित्व में नेतृत्व का गुण है। और यदि वो मॉनिटरिंग ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स उसके अंदर नेतृत्व का, लीडरशिप का जो गुण है वो नहीं है। और ईमानदारी आदि है ना, कार्य करने की क्षमता, ये सभी जो गुण हैं इनकी जो पहचान और व्यक्तित्व की पहचान है वो परिस्थिति परीक्षण के अंतर्गत की जाती है। तो ये विधियाँ मुख्य रूप से अपनी व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंदर यानी कि ऑब्जेक्टिव मेथड्स के अंदर रही। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आपको आत्मनिष्ठ विधियां और जो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं वो समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में चौथा टाइप जो अपन ने पहली स्लाइड के ऊपर देखा, मनोविश्लेषणात्मक विधियां, उनके अंदर मुक्त साहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि, ठीक है, और सम्मोहन, ये 3 विधियां। और ये तीनों विधियां जो सिगमंड फ्राइड का एक अलग से वीडियो बना हुआ है उसके अंदर उनकी चर्चा की हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपकी एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। जो मनोविश्लेषणात्मक विधियां हैं उनके लिए आप सिगमंड फ्राइड का वीडियो है वो निश्चित तौर पर देखें। चैनल के होम पेज के ऊपर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मनोविज्ञान के नाम से, साइकोलॉजी के नाम से, उसके अंदर वो वीडियो मिल जाएगा। और जो प्रक्षेपी विधियाँ थी उसके लिए भी एक अलग वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप चैनल के होम पेज के ऊपर जाकर के और जो मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट बनी हुई है उससे देखें। उम्मीद करता हूँ ये क्लासेज आपको बहुत ही पसंद आ रही होंगी, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल हो रही साबित होंगी। चैनल के ऊपर लगातार बने रहें, चैनल के लिए प्यार प्रेम अपना बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर भी करें। मिलते हैं एक और नए सेशन को लेकर के आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर से। वीडियो पर जुड़ने के लिए थैंक यू।